नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सिर्फ एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। न्यूज क्लिक न्यूज पोर्टल पर दिल्ली पुलिस की छापेमारी, प्रवर्तन निर्देशालय की छापेमारी। यह छापेमारी क्या प्रेस के स्वतंत्रता पर छापेमारी है? पत्रकारों के अति स्वतंत्र हो जाने पर छापेमारी है? आजादी के लड़ाई में अपना तन मन और सब कुछ समर्पण कर देने वाले पत्रकारों के वंशजों के उस महान परंपरा पर छापेमारी है? देश में जितने भी घोटाले का खुलासा हुआ है वो हमारे खोजी पत्रकारों की मेहनत, बल्कि मैं कहूंगा कि जानलेवा मेहनत, कईयों ने अपनी सर्वोच्च बलिदान, सर्वोच्च कुर्बानी दी, अपनी जानों तक की आहुति दी। क्या उस परंपरा पर छापेमारी है? क्या है यह बात बहुत ही गंभीर है और इसी पर सिलसिलेवार तरीके से थोड़े देर तक बात करूंगा। कृपया आप अपना आशीष बनाए रहिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मित्रों, सबसे पहले तो एक बात स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यह छापेमारी समाचार चैनल में काम करने वाले पत्रकारों, कोई भी स्वतंत्र पत्रकारों पर छापेमारी नहीं है। यह छापेमारी न्यूज क्लिक नाम की एक न्यूज पोर्टल पर है। छापेमारी का ग्राउंड बना चीनी व्यवसायी जो अमेरिका में रहता है, नोबेल सिम्हा या नोबेल सिंघम उसका नाम है, नोबेल राय सिंघम कुछ ऐसा ही नाम है। वो आदमी ने न्यूज क्लिक के संपादक या मालिक को 38 करोड़ रुपया दिया है। यह 38 करोड़ की लेन देन की जांच जब भारतीय एजेंसियों ने किया और उनको लगा कि भाई एक चीनी नागरिक जो अमेरिका में रहता है उसने एक छोटे से न्यूज पोर्टल को 38 करोड़ रुपया किस खुशी में दिया है, यह आप लोगों को भी जाननी चाहिए। 38 करोड़ रुपया कोई छोटा रकम नहीं होता। मुझे अपने बेटियों की शादी करनी है, सामाजिक आदमी हूं, सैकड़ों लोगों को जानता हूं और हजारों लोग मेरे को जानते हैं। कम से कम 2-3 हजार लोग तो निजी तौर पर जानते हैं और मुझ पर भरोसा करते हैं कि परमार धोखा नहीं दे सकता। कई लोगों से इनडायरेक्ट और डायरेक्टली पूछा, यार बेटी की शादी में कुछ पैसे से मदद करोगे? तो सभी ने कोई न कोई बहाना बनाया। किसी ने कोरोना का बहाना बनाया, किसी ने बिजनेस बंद होने के बहाना बनाया, किसी ने खुद की लड़के की शादी में परेशान होने के बहाना बनाया। मतलब किसी ने नहीं कहा कि मैं तुमको 38 रुपया दूंगा। वो लोग जो मेरे को रोज जानते हैं, रोज साथ रहते हैं। मेरे पिताजी का अपोलो अस्पताल में देहांत हो गया था। 2 लाख रुपया दे करके निकालना था। मैं अस्पताल में था, घर से पैसा मंगवाने के लिए लड़के को बोला था, वो लेके आ रहा था। तब तक मैंने 5-10 लोगों को फोन किया था कि भाई कुछ पैसा तो भेजो, 2.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया जमा करना है। कोई आ रहा है कि सबका मोबाइल स्विच ऑफ बताया या कोई अमेरिका लंदन बताया। और ये न्यूज क्लिक का न्यूज पोर्टल चलाने वाले को 38 करोड़ रुपया किस खुशी में दे दिया? यह तो पूछने वाला विषय है और यह पूछा जाना चाहिए। मुझे नहीं लग रहा कि यह पूछ लेने से प्रेस की स्वतंत्रता पर किसी तरह का कुठारघात हो गया या देश में पत्रकार बेकार हो गया। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। इस छापेमारी के बाद क्या क्या और निकल करके आएगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जो निकल चुका है वो बड़ा दुखद है, चिंतित है और चिंताजनक है। सरकार के विरुद्ध और सरकार के पक्ष में दो ही तरह के लोग इस देश में हैं। बड़ा दुर्भाग्य है कि पत्रकारिता भी 2 खेमे में बटी हुई है। कुछ पत्रकार हैं जो मोदी के पक्ष में है और कुछ पत्रकार हैं जो मोदी के विपक्ष में है। कुछ राजनीतिक दल हैं जो मोदी का समर्थन करते हैं, बहुत से राजनीतिक दल हैं जो मोदी का समर्थन नहीं करते। जनता भी यही है। लेकिन इस छापेमारी में जब पत्रकारों ने लोगों से पूछा तो वहां भी बटा हुआ ही विचार आया। मनोज झा बता रहे थे कि आजादी के समय से आज तक इमरजेंसी का कुछ पीरियड को छोड़ दिया जाए तो इतनी बड़ी प्रेस पर अंकुश कभी नहीं लगा। गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? बिना उनके इशारे पर दिल्ली पुलिस जो उनके सीधे अधीन में आती है छापेमारी कैसे कर सकती है?
उस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि देखिए कानून अपना काम कर रहा है, अगर किसी पर किसी बात का संदेह है तो वो जांच एजेंसी जांचेगी। मेरा मुद्दा ये है नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि हमारे देश में राजनीतिक बयान को राजनीतिक उद्देश्य से दी जाती है, देश हित में उसका कोई मतलब नहीं होता। तो मैं राजनीतिक लोगों के बयानों को सिरे से खारिज करता हूं, मोदी के पक्ष वाला भी और मोदी के विपक्ष वाला भी। लेकिन कुछ बातें हैं जिन पर तो चर्चा होनी चाहिए। सबसे पहले इस बैकग्राउंड पर आइए। आप में से किसी को पता नहीं होगा कि 38 करोड़ रुपया एक समाचार न्यूज पोर्टल, मतलब छोटा सा पोर्टल चलाने वाले को मिला होगा। मैं हटा देता हूं, रुपया गलत है, चर्चा नहीं कर रहा। लेकिन उनके काम के तरीके की तो चर्चा कर सकते हैं, उस पर तो चर्चा होनी चाहिए। अब इन जिन पत्रकारों को बुलाया गया है पूछताछ के लिए, या जिनसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लिए गए हैं, या जिन लोगों को यह कहा गया है कि भाई आप आइए और जांच में सहयोग कीजिए, या जिन लोगों को 6 बजे भोर में उठा करके बुला करके पकड़ करके जिस उद्देश्य से कहिए ले करके जो वहां तक स्पेशल सेल अपने ऑफिस तक बुलाई है, उन लोगों के क्रियाकलाप की अगर आप जांच करेंगे, उन लोगों के काम करने के तरीके की अगर आप जांच करेंगे, उनके चीजों को समझेंगे, उनके काम को, उनके न्यूज को अगर आप खंगालेंगे, तो आपको मिलेगा कि भाई दाल में काला नहीं है तो पूरा दाल ही काला है। इसमें से बहुत सारे लोगों ने कोरोना काल में भारत के वैक्सीन का विरोध किया था। बहुत सारे लोगों ने समाचार चैनल पर तब नौकरी करते थे, अब आके धकिया दिए गए हैं। वो लोगों ने अपने प्राइम टाइम में कहा था कि ना बाबा ना, ये भारत की वैक्सीन जो पूना के सीरम लेबोरेटरी में बन रही है, इसका तो कहीं जांच ही नहीं हुआ, ये तो करोड़ों लोगों की जान लेने का साजिश है, हम ना लेंगे। उसके 5 दिन बाद उन लोगों ने कहा कि भाई 130 करोड़ आबादी में इतनी सुस्त रफ्तार से वैक्सीन चलेगी तो क्या होगा। मतलब दोनों बात वही कर रहे, हम वैक्सीन ना लेंगे भी वही कर रहे हैं, और वैक्सीन लेंगे कब तक नहीं मिला वो भी यही कह रहे हैं। मतलब कि भारतीय वैक्सीन का विरोध, भारतीयता का विरोध। जब CII का प्रदर्शन चल रहा था तो उसमें उन लोगों के काम की जांच, उनमें उनकी रिपोर्टिंग को अगर आप जांचेंगे तो आप पाएंगे कि यह टोटल भारतीयता के विरुद्ध बात कर रहे हैं। पत्रकार की अपनी निजी राय हो सकती है, और पत्रकारिता का कोई मापदंड नहीं है कि वो क्या सोचता है। पत्रकार नरेंद्र मोदी के बुलेट ट्रेन चलाने के निर्णय को अपने नजरिए से सही ठहरा सकता है, अपने नजरिए से गलत ठहरा सकता है। वंदे भारत ट्रेन के रफ्तार पर प्रश्न उठा सकता है, वो उसको स्वतंत्रता है, और इसमें वो कोई गलत नहीं कर रहा, यह बिल्कुल सही, और ये कानून के विरुद्ध नहीं है। लेकिन अगर उसका मंशा यह होगा कि वंदे भारत ट्रेन की जगह चीन का ट्रेन चले, वो ज्यादा बढ़िया है, तो यह तो प्रश्न बनता है ना कि आखिर उसको चीन की चमचागिरी करने, चीन की चाटुकारिता करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तब वही प्रश्न आएगा कि 38 करोड़ रुपया या और भी, तो सिर्फ अभी 38 करोड़ का जांच हुआ है, बहुतों के तो बहुत से रुपए जांच के घेरे में है। आखिर एक सिरे से मोदी का सरासर विरोध और भारतीयता का विरोध, भारतीय प्रोडक्ट का विरोध, भारतीय समाज का विरोध, यहां तक कि अमेरिका का विरोध और चीन की तारीफ, क्यों भारत में रहने वाला आदमी। मैं छोटा सा पानगी बता देता हूं पत्रकारिता का और इनके मनसा का। G20 सम्मेलन को अभी कुछ ही दिन हुआ बीते हुए, दुनिया भर में G20 का प्रशंसा हो रहा है। अमेरिका का राष्ट्रपति, चीन का प्रधानमंत्री, रूस का विदेश मंत्री, ये सब लोग आए और दिल खोल करके प्रशंसा किया। दुनिया में जो देश G20 के मेंबर थे वो नहीं थे, उनको भी मोदी ने वन अर्थ वन फैमिली के नाम पर बुलाया है। अफ्रीकी यूनियन को सदस्यता ही दे दिया, कई देश उसमें मेंबर है। उसके शुरू होने के 10 दिन 15 दिन पहले फेसबुक पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, और जिन लोगों को मेन मीडिया पर बोलने का मौका मिल रहा, वो सबने एक ही राग अलापा था कि देखिए अमेरिका ने मना कर दिया, चीन के राष्ट्रपति आ ही नहीं रहे, रूस के राष्ट्रपति ने भी फोन करके मना कर दिया, फलाना ने मना कर दिया। एक ने कहा कि दुबई के क्राउन प्रिंस की जहाज उड़ के आ गई थी, वो पाकिस्तान से वापस चली गई, और उस सबने कहा कि मोदी के एरोगेंस के वजह से हम वापस जा रहे हैं, मोदी की हठधर्मिता की वजह से वापस जा रहे हैं। एक ने कहा कि पढ़ा लिखा और अनपढ़ होने में यही फर्क है, वगैरह वगैरह, बहुत सारा वगैरह।
मैं भी उनका फॉलो करता हूं, उनके बयानों को देखता सुनता रहता हूं। मैंने भी कहा यार इतना करोड़ रुपया खर्चा करके इतना भव्य मंडप बना हुआ है दिल्ली में, 2 दिन तक बिल्कुल कर्फ्यू जैसा स्थिति बना दिया गया है, पूरी छुट्टी कर दी गई है मेहमानों के स्वागत में, और हमको इसमें कोई बुरा भी नहीं लग रहा। यार ये सब नहीं आएंगे तो बड़ा बेइज्जती होगी, क्योंकि देखिए हमको छोटा सा बेइज्जती का अनुभव है। हम सामाजिक लोग हैं, कार्यक्रम कराते हैं, मंत्री जी ने टाइम दे दिया अपने ऑफिस से और आने की बात कह दी, उनकी सुरक्षा जांच वाले भी, पुलिस भी आ गई और पता चला मंत्री जी चल गए। आधे रास्ते में मंत्री जी को फोन आ गया, इससे कोई बड़ा जरूरी काम, मुख्यमंत्री जी गाड़ी उधर घूम गई और इधर लोग गालियां दे रहे हैं मंत्री जी के नाम पर, हम लोगों को बुला करके बेवकूफ बनाया है। यह रोज रोज होता है, कई बार होता है, हमको इसका अनुभव है। तो मैं अपने उस छोटे से शर्मिंदगी को व्यापक स्तर पर कल्पना कर रहा था कि मोदी जी कितना असहज महसूस करेंगे और ऐसा उन्होंने क्यों किया होगा, क्यों होगा। जब G20 सम्मेलन में दुनिया आई और सबने दिल खोल के तारीफ किया, भारत के विदेश नीति कूटनीतिक और नरेंद्र मोदी की साख का सत्यापन हुआ कि सबसे पहले ही दिन दिल्ली डिक्लेरेशन साइन हुआ और सबने बिना इफ बट किए अडॉप्ट किया। घोर विरोधी कांग्रेस के भी कुछ लोगों ने, जिनको ज्ञान है, जो समझदार है और जिनको विदेशी मामलों का नॉलेज है, जैसे शशि थरूर वगैरह जैसे लोग हैं, विदेश मंत्रियों के जानकार और भी लोग हैं, उन लोगों ने कहा कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब तक G20 के इतिहास में बिना मीन में का कोई डिक्लेरेशन हुआ ही नहीं है और यह मोदी को क्रेडिट गोज टू मोदी। तब मैंने कहा कि आखिर यह पत्रकार लोग भारत का नाम डुबाने के लिए क्यों उत्साहित थे, क्या मिल रहा था इनको। अब जाके पता चला कि भाई 38 करोड़ में मिल रहा था, तो 38 करोड़ मिलने पर तो कोई आदमी अपने माँ बाप का नाम डुबा दे। सिनेमा में कहा जाता ना कि इतने रुपए में तो मैं अपनी माँ की जान ले लूं, तुमने तो किसी और का जान लेने के लिए बोला है, फिल्मों में डाला है। मैं नहीं समझता कि रील वाला बात रियल में भी आ सकता है। इन सब चीजों को देखने के बाद यह नतीजा पर पहुंचा जा सकता है कि जो जांच एजेंसियों ने जांच शुरू किया है वो ईमानदारी से करें, तत्परता से करें और व्यापक करें और यह जांचें कि आखिर यह लोग क्यों भारत के प्रोडक्ट का विरोध करते हैं। जैसे रामदेव के प्रोडक्ट का सिरे से डुप्लीकेट साबित करने में लगे हैं, इस लेबोरेटरी का रिपोर्ट लगाते हैं, उस लेबोरेटरी का रिपोर्ट लगाते हैं और अमेरिका के किसी प्रोडक्ट का विरोध नहीं करते, चीन के किसी प्रोडक्ट का विरोध नहीं करते, चीन, जापान, कुवैत, कोरिया का किसी प्रोडक्ट का विरोध नहीं करते, सिर्फ भारतीयता प्रोडक्ट का विरोध करते हैं। ऐसा क्यों? यह लोगों ने तेजस का विरोध किया, इन लोगों ने भारत में बनने वाली पनडुब्बी का विरोध किया, इन लोगों ने भारत में बनने वाले टैबलेट तक का विरोध किया। तो आखिर क्यों? वो इसलिए कि 38 करोड़ रुपया आया हुआ है और 38 करोड़ आएगा तो लोग अपने माँ बाप पे विरोध कर देंगे। रुपये में बड़ी शक्ति है। मित्रों, 2 बातें और बताना चाहूंगा। सबसे पहले, देश की पत्रकारिता गर्त में जा चुकी है, जा नहीं रही, जा चुकी है। पत्रकारिता को गर्त में जाने की बात करने की हिमाकत में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पत्रकार बटा हुआ है और बटा हुआ पत्रकारिता गर्त में गई पत्रकारिता की श्रेणी में आता है। चाहे वो नरेंद्र मोदी की अंधभक्ति से समर्थन करे, वो भी गर्त का पत्रकार है, और नरेंद्र मोदी का अंधभक्ति से विरोध करे, वो भी गर्त का पत्रकार है। पत्रकारिता का काम है कि जो सही हो रहा है वो सही है और जो गलत हो रहा है वो गलत है, चाहे वो मोदी करे या राहुल करे। और इस तरह के पत्रकार बहुत कम है और होंगे तो कहीं बैठे होंगे, वो चुपचाप मजबूरी में मजे ले रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं। हमें उन पत्रकारों का साथ देना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। मित्रों, पत्रकारिता को पलीता लगाने वाले यही पत्रकार लोग हैं। आखिर कोई पत्रकार जो कल तक भीख मांगा करता था, 500 रुपये दे दो, 200 रुपये दे दो, गाड़ी में तेल डलवा दो, वो आज सैकड़ों हजारों करोड़ का न्यूज चैनल खोल करके कैसे बैठा हुआ है। हजारों करोड़ का प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के रूप में, प्रॉपर्टी का बिल्डर, बिजली का निर्माता और पता ना क्या क्या कैसे बना हुआ है। करोड़ों के महंगी गाड़ियों में कैसे चलता है और वो चलते हुए पत्रकार कैसे रह गया है, इस पर तो चर्चा होना ही चाहिए। और अगर ऐसे लोगों की जांच होती है तो पत्रकारिता पर प्रहार की श्रेणी में कहां से आता है। मैं मांग करता हूं भारत सरकार से कि जांच का थोड़ा सा दायरा और बढ़ाइए और यह भी जांच कीजिए कि कुछ दिन पहले तक जो पत्रकार पुरानी लैम्बोरेटरी स्कूटर में घुमा करता था, आज चैनल का मालिक कैसे बना है,
कुछ पत्रकार जो लोगों से कहता था यार बहुत दिन हो गए पकड़ में नहीं आया यार, आज आप मिल गए हैं 500 तो देना ही पड़ेगा। वो पत्रकार आज 5,000 करोड़ का आदमी कैसे बन गया है? वो पत्रकार जो कल तक रोना रोता था यार कंपनी से 1.5 महीने तक की तनख्वाह नहीं मिली यार, ओह क्या करेंगे, लंच कराओ ना यार। आज वो पत्रकार 2 करोड़ की गाड़ी में आता, परमार कहाँ हो यार, चलो चलते हैं यार, बड़ी तुम्हारी गाड़ी में घूमे हैं। वो कहाँ से हो रहा है? यह बात तो जांच होनी ही चाहिए, चाहे इसके लिए पत्रकारिता को परेशान करने का इल्जाम ही क्यों न झेलना पड़े। बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो तेजाब में नहा करके पत्रकारिता बचाए हैं, हमें उनको प्रणाम करना चाहिए, उनके सामने झुकना चाहिए। बहुत सारे ऐसे पत्रकार हों जिन्होंने अपनी जान दे दी है पत्रकारिता में। कई पत्रकारों की वसूली में जान गई है, उनको मैं नहीं कर रहा हूँ। कई पत्रकारों को दलाली में गोली मारी गई है, मैं उनकी बातें नहीं कर रहा हूँ। कई पत्रकारों ने स्टिंग ऑपरेशन करके ब्लैकमेल किए हैं और ट्रक के नीचे आ गए हैं, मैं उन पत्रकारों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उन पत्रकारों की बात करता हूँ जिन्होंने निडरता से खबर को एक्सपोज किया है, जनता के सामने लाए हैं, और वो नेता अफसर और माफिया उससे दुखी होकर के उस पत्रकार पर हमला किया है। मैं उस पत्रकार को प्रणाम कर रहा हूँ, यह बात स्पष्ट हो जाना चाहिए। खैर, न्यूज क्लिक पर छापेमारी का मैं स्वागत करता हूं। यह चौथे खंबे पर प्रहार नहीं है, बल्कि गंदा हो चुकी सड़ चुकी व्यवस्था को साफ करने का एक प्रयास है। और शरीर में भी कहीं कोई अंग खराब हो जाता है तो ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है। आप लोगों ने देखा होगा, कई लोगों के हाथ काट दी जाती है, कई लोगों की टांग काट दी जाती है, कई लोगों का हार्ट निकाल करके बदल दिया जाता है, कई लोगों को किडनी, लिवर, फेफड़ा तक का ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है ताकि वो आदमी जिंदा रहे। तो यह देश और देश की पत्रकारिता जिंदा रहे, इसके लिए अगर कोई चीर फाड़ और ऑपरेशन करके कुछ अंगों को, सड़े हुए अंगों को निकाल के फेंकना पड़े ताकि बाकी का शरीर जिंदा रहे, तो हम इसका स्वागत करते हैं और भारत सरकार से मांग करते हैं कि दायरा थोड़ा बढ़ाइए। सिर्फ यही क्यों, बाकी क्यों नहीं। इन्हीं उम्मीद के साथ कि बाकी भी पकड़े जाएंगे और जांच सबकी निष्पक्ष होगी, इस बात की मांग के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।